नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय नेता योगी आदित्यनाथ और दिग्विजय सिंह का गुजरात में चुनाव प्रचार। दिग्विजय सिंह ने अहंकारी रावण से की प्रधानमंत्री की तुलना। मधु श्रीवास्तव के फायरिंग वाले बयान पर चुनाव आयोग की लाल आंख, जिला कलेक्टर से मांगा सुओ मोटो। और वडोदरा के सयाजीगंज विधानसभा में नामांकन को लेकर बवाल, केयूर रोकड़िया पर लगे नामांकन रद्द कराने के आरोप। भरूच के वालिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम सभा को संबोधित किया। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। आज पहले चरण की 79 में से 82 बैठकों पर भाजपा ने इतिहास में पहली बार आम सभा का आयोजन किया। भरूच जिले के झगड़िया विधानसभा बैठक पर वालिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सभा को संबोधित किया। इस आम सभा में स्थानीय आला नेता मौजूद थे। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 15 से अधिक अग्रणी इस आम सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। उनको खेस पहनाकर सम्मानित किया गया। योगी आदित्यनाथ ने इस आमसभा में कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर तीखे प्रहार किए और भाजपा को भव्य जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद दिया, जबकि भाजपा ने घर घर तक विकास पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो आने वाले दिनों में राष्ट्र मंदिर बनेगा। भाजपा सरकार ने विश्व को एक मॉडल राज्य दिया है। उन्होंने लोगों को अपील की कि भारी से भारी संख्या में मतदान करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यही कहा था 1947 में, जब देश आजाद हुआ था। उन्होंने उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक सुझाव दिया था और उनका सुझाव था कि समय आ गया है जब कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। और मैं तो झगड़िया से जुड़े हुए आप सभी भाइयों बहनों से कहूंगा, भरूच वासियों से इस बारे में अपील करूंगा कि समय आ गया है जब इस खंबात की खाड़ी में कांग्रेस को फेंक करके कांग्रेस मुक्त भारत की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को हम साकार करने में अपना योगदान दें। आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, आज गुजरात मॉडल देश के अंदर और दुनिया के अंदर माना जाता है। गुजरात मॉडल विकास का, गुजरात मॉडल लोक कल्याण का, गुजरात मॉडल शांति का, गुजरात मॉडल अराजकता पर विकास और राष्ट्रवाद की विजय का। इस मॉडल को हमें जन जन तक पहुंचा करके पूरे देश और दुनिया के सामने पहुंचाना है और इस देश से हर गुजरातवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, झगड़िया के सभी मतदाता भाइयों बहनों से, सभी भरूच के मतदाता भाइयों बहनों से मैं अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी इस क्षेत्र में, जितने भी इस जनपद में विधानसभा सीट हैं, उन सभी सीटों के बारे में हमें सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आज गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा आए। गुजरात में विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेता लगातार गुजरात आ रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह गुजरात के वडोदरा शहर आए और यहाँ उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात और केंद्र की भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। भाजपा उसको नेतृत्व करती है और आम आदमी पार्टी और एमआईएम उसके विरोधी वोट काटने के लिए उनको सहयोग करते हैं। तो आज दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, तो विकल्प भाजपा का कांग्रेस ही है, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। गुजरात की अस्मिता थी ही नहीं, गुजरात का उद्योग व्यवसाय था ही नहीं,
नरेंद्र मोदी जी, ये अहम और अहंकार रावण का भी नहीं रहा, आपका भी नहीं रहेगा। और एक नाला भर रह गया है, सारी गंदगी उसमें जाती है और वहां क्रोकोडाइल सेंचुरी बनने लायक क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन हो गई है मगर बच्चों, जिससे कि खतरा है। स्मार्ट सिटी का पैसा आया, पहली बात तो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आया, जिसका ढोल बजाकर मोदी जी ने प्रारंभ किया था। स्मार्ट सिटी में खर्चा अगर हुआ है तो अर्बन प्लानर्स ने जो पहले से प्लान था उन्हीं के अंदर खर्च किया गया। गरीब मोहल्लों के अंदर कोई स्मार्ट सिटी का पैसा खर्च नहीं हुआ। ये अपने आप में इनकी नीति और नियत साबित करती है। मुझे 43 साल हो गए कांग्रेस में और सन 85 जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट बना तब से मैं किसी न किसी तरह टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में रहा हूं। हर बार जिसको टिकट नहीं मिलता है वो यही बात कहता है। प्रमाण अगर है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपके पास प्रमाण है उस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित करने के लिए मैं उनके साथ खड़ा हूं। भाजपा के दबंग नेता मधु श्रीवास्तव के फायरिंग वाले बयान पर चुनाव आयोग ने लाल आंख करते हुए जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगा है। गुजरात विधानसभा की वाघोड़िया बैठक पर भारतीय जनता पार्टी ने मधु श्रीवास्तव को टिकट नहीं दिया है। मधु श्रीवास्तव ने भाजपा का टिकट नहीं मिलने से वाघोड़िया से निर्दलीय दावेदारी की है। निर्दलीय दावेदारी के बाद मधु श्रीवास्तव ने फिर एक बार अपने शब्दों से भटकते हुए कहा था कि कोई अगर मेरा या मेरे कार्यकर्ता का कॉलर पकड़ेगा तो उसके घर में घुसकर गोली मारूंगा। मेरे कार्यकर्ता ने कहा है कि मधु भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मेरे कार्यकर्ता को कहता हूं कि मैं आगे बढ़ा हूं तो इतना भी कह सकता हूं कि तुम पे आँच आई न तो पहली फायरिंग मेरी होगी, दूसरे बाद में दूसरी। मधु श्रीवास्तव द्वारा खुलेआम दी गई धमकी पर चुनाव आयोग ने लाल आंख की है। मधु श्रीवास्तव के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की कार्यवाही करते हुए चुनाव आयोग द्वारा जिला कलेक्टर से सुओ मोटो रिपोर्ट मांगा गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पादरा के नेता दीनू मामा ने भी पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय दावेदारी की है। निर्दलीय दावेदारी के बाद दीनू मामा ने भाजपा के प्राथमिक सदस्य पद से इस्तीफा भी दे दिया है। दीनू मामा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को अपना इस्तीफा भेजकर बताया है कि भाजपा की सभी तरह की जिम्मेदारियों से वे स्वैच्छिक इस्तीफा दे रहे हैं। वडोदरा के सयाजीगंज विधानसभा से दावेदारी कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी स्वेजल व्यास ने भाजपा प्रत्याशी केयूर रोकड़िया पर उनका नामांकन रद्द कराने के आरोप लगाए हैं। वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया को भारतीय जनता पार्टी ने सयाजीगंज विधानसभा से टिकट दिया है। इस सीट से विपक्ष नेता मीरावत चुनाव लड़ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से स्वेजल व्यास भी दावेदारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने समर्थकों से 1-1 रुपया लेकर 10,000 के सिक्कों से डिपॉजिट भरी थी। लेकिन इसी मुद्दे केयूर रोकड़िया ने उनका नामांकन रद्द करवाने की मांग की, ऐसा आरोप स्वेजल व्यास ने लगाया है। जो मैंने 10,000 रुपये डिपॉजिट दौर पे जमा करवाए तो हाई कोर्ट का कुछ लेटर लेके आए और उसमें कुछ लिखा हुआ था, कुछ मार्क किया हुआ था कि 1,000 से ज़्यादा 1 रुपये के सिक्के चलते नहीं हैं, तो स्वेजल व्यास की डिपॉजिट कैंसिल की जाए और स्वेजल व्यास को उम्मीदवार कैंसिल किया जाए। उसके बदले उसका जो किसी और को लड़ा दो, पूरे बड़ौदा में किसी को भी लड़ा लो, पर स्वेजल व्यास को इलेक्शन मत लड़ाओ। वैसी मंशा के साथ में भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ ऑब्जेक्शन जब उठा रही थी तब मैंने जाके बोला कि 1 रुपया जो मान्य नहीं है तो 1,000 रुपये के सिक्के मार्केट में रखो, बाकी लाखों करोड़ों सिक्के 1 रुपये के जो है उसे वापस ले लीजिए, वरना मैं धरने पे बैठूंगा, मैं आंदोलन करूंगा, मैं पब्लिक के लिए लड़ता हूं। पूरे गुजरात में सबसे कम किसी के पास पैसे 4 लाख है सिर्फ मेरे पास पैसे, और वही पैसों से मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो उससे डर गए, मेरी ईमानदारी से डर गए, मेरी जो पब्लिक के लिए जो मंशा है, जो काम करने की धगस है, उससे डरने के कारण आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरा फॉर्म कैंसिल करवाने के लिए अपील की थी। फॉर्म मेरा आधे घंटे तक 1 घंटे तक पेंडिंग में रहा, उस पर डिपेंड होने लगी, हमें बाहर भेज दिया, बोला आप वेट कीजिए, हम इस पर निर्णय लेंगे। मुझे न्यायतंत्र पे भरोसा था, चुनाव पंच पे भरोसा था, क्योंकि ये एक ऐसी बात हुई, 1 रुपया भारतीय जनता पार्टी को पहले सामान्य पब्लिक की कदर नहीं थी, उनके कार्यकर्ता की कदर नहीं थी। अब केयूर रोकड़िया जी, उनको रोकड़े पैसे की कदर नहीं है, उनको 1 रुपये की कदर नहीं है, और ये कदर भारतीय जनता पार्टी खुद पूरे नक से लेके नडिया तक सब जगह पे उसका शासन है। और वो लोग आके बोल रहे किस मुंह से कि 1 रुपये ये वैलिड नहीं है और स्वेजल व्यास का फॉर्म कैंसिल किया जाए। लोकतंत्र ने
पहली हार भारतीय जनता पार्टी की पूरे गुजरात में पहली हार यहाँ पे अभी हुई है। सयाजीगंज से ही जनता दल से दावेदारी कर रही नेहा राणा ने भी केयू रोकड़िया पे उनका नामांकन रद्द करवाने का आरोप लगाया। मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही थे और हमारे पार्टी से भरूच में 2 एमएलए बने हुए हैं और उन्होंने आज तक एक ही ठेकेदार सबमिट किए थे। ये लोग नए नियम निकाल रहे हैं कि 10 ठेकेदार चाहिए, इसके लिए फॉर्म रिजेक्ट किया है। और कल भी मेरे पास 10 ठेकेदार अवेलेबल थे, उन्होंने कल कुछ नहीं बोला और आज फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं सिर्फ ठेकेदार के हिसाब से। और मेरे उसमें क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि एक ही ठेकेदार चाहिए मुझे, और ये लोग नए नियम निकाल के फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। और मेरे सामने ही 15 से 20 वकील लेके केयू रोकड़िया आए थे और मुझे 110% विश्वास है कि उन्होंने ही फॉर्म रिजेक्ट करवाया। सूरत के पांडेसरा विस्तार के बमरोली रोड पर वॉच रखते हुए क्राइम ब्रांच ने भारी मात्रा में करोड़ों रुपए का ड्रग्स का जत्था बरामद कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सूरत क्राइम ब्रांच ने पांडेसरा बमरोली रोड पर रहते एक व्यक्ति से 1.79 करोड़ रुपए के एमडी ड्रग्स का जत्था बरामद कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। अभी अमरोली पुलिस ने 2 करोड़ के रुपए के एमडी ड्रग्स के जत्थे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं आज दूसरे दिन फिर से सूरत क्राइम ब्रांच ने 24 वर्षीय आरोपी चंदन कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से ये बिहार पटना का निवासी है। सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने कहा कि आरोपी के अनुसार उसे कोई और ड्रग्स देता है और वो कमीशन लेकर ड्रग्स सप्लाई करता था। इस मामले में मास्टरमाइंड कोई और ही है जिसकी तलाश जारी है। સુરત શહેરની ઔદ્યોગિક અને વ્યાપારિક જે ગ્રોથ છે, જે વિકાસ છે, આનાથી આકર્ષાઈને કેટલાક લોકો સુરતમાં ગેરકાયદેસર ધંધાઓ માટે પ્રયાસ કરતા હોય છે। ખાસ કરીને યુવાન પેઢીને ડ્રગના ધંધામાં લઈ જઈને પૈસા કમાવવાની વેતરણમાં જે ડ્રગના ધંધાર્થીઓ છે એના વિરુદ્ધમાં સપ્ટેમ્બર 2020થી અમારું એક અભિયાન નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત સિટી ચાલુ છે। હાલમાં આપને ધ્યાને છે કે ચૂંટણીની તૈયારીમાં સમસ્ત પ્રશાસન અને પોલીસ વ્યસ્ત છે। આ પરિસ્થિતિના લાભ લઈને કેટલાક તત્વોએ આ ડ્રગના પૈસા કમાવા માટે પ્રયાસ શરૂ કર્યા છે। ગઈકાલે પણ અમરોલી વિસ્તારમાંથી એક ધંધાર્થીને પકડ્યા હતા 2 કિલોથી વધારે એમડી સાથે। પોલીસના ઓપરેશન ચાલુ હતા, જેના અનુસંધાને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને પાંડેસરા બમરોલી વિસ્તારમાંથી બીજા લગભગ 1.8 kg 1 કિલો 797.8 ગ્રામ એમડી મેફેડ્રોન પણ જેને કહેવામાં આવે છે, મોલી એક્સટેસીના નામથી પણ જે ડ્રગ જાણીતી છે, એના જથ્થા પકડી પાડેલ છે। આ જે જથ્થો જેની પાસેથી મળેલ છે, આ ઈસમનું નામ છે ચંદન લક્ષ્મણ શર્મા। એની ઉંમર છે 24 વર્ષની। હાલમાં પ્લોટ નંબર 530માં બીજા માળે અપેક્ષાનગર સોસાયટી બમરોલી પાંડેસરામાં રહે છે। 2018માં આ આરોપી જે મૂળ બિહારનો રહેવાસી છે, ગામ માધોપુર, પોસ્ટ રૂકનુપુર, થાણા દેદારગંજ, જિલ્લા પટના, સિટીમાં જુદી જુદી જગ્યાએ આ સપ્લાય કરતો હતો। આ તપાસ અત્યારે ચાલી રહી છે। આ કમિશન પણ જુદા જુદા હતા, કેમ કે એને ખબર નહોતી કે કયા પેકેટમાં કેટલા ડ્રગ છે, પણ એની જરૂર પ્રમાણે 2000, 3000, 5000 રૂપિયા આ પ્રકારના પૈસા આ પ્રાથમિક તપાસમાં કહે છે। જ્યારે બીજા તોમતદારો પકડાઈ જશે પછી આ વસ્તુઓની છણાવટ થઈ જશે, પણ પૈસાના લોભમાં જ આ બધી કામગીરીમાં જોડાયા હતા। આમાં કોઈ બેમત નહીં। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बालकृष्ण शुक्ल को चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का खूब जन समर्थन मिल रहा है। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा बैठक से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बालकृष्ण शुक्ल दावेदारी कर रहे हैं। आज उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान समा में वार्ड नंबर 2 में रैली के जरिए घूमकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। समा इलाके में लोगों के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील
भाजपा के उम्मीदवार बालकृष्ण शुक्ल द्वारा की गई, जिसमें सांसद रंजनबेन भट्ट भी शामिल हुए। चुनाव प्रचार के दौरान जगह जगह समर्थकों द्वारा भाजपा के नेताओं का फूल माला पहनाकर और उन पर फूलों की बरसात करते हुए स्वागत किया गया। आज हम रावपुरा विधानसभा के वार्ड नंबर 2 में हमारी भरनी चल रही है और हमारे साथ मेरे सौभाग्य से हमारे सांसद रंजनबेन भट्ट साहब, साथ में हमारे शहर के महामंत्री सुनील भाई सोलंकी साहब और इस विस्तार के वार्ड नंबर 2 के सभी पार्षद एवं सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मतदारों का, नागरिकों का हमें समर्थन मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, तो देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये सभी उत्साह और प्यार 5 तारीख को मतों में परिवर्तित होगा और सबसे अच्छी लीड से सबसे अच्छी लीड से सिर्फ ये सीट नहीं परंतु बड़ौदा शहर की 5 सीट हम अच्छी तरह से जीतेंगे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। अब केबीसी आयोजित हुआ है वडोदरा में। आपको जब भूख लगे तो इस्तेमाल करें एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल की लाइफलाइन, क्योंकि एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल लेकर आया है केबीसी फूड फेस्टिवल। जी हाँ, केबीसी यानी कबाब, बिरयानी, करीज। 20 नवंबर तक चलने वाले इस केबीसी फूड फेस्टिवल में मजा ले कबाब, बिरयानी और करीज की डिफरेंट डिशेस के जायके का। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल में। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल, नियर काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। अब केबीसी आयोजित हुआ है वडोदरा में। आपको जब भूख लगे तो इस्तेमाल करें एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल की लाइफलाइन, क्योंकि एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल लेकर आया है केबीसी फूड फेस्टिवल। जी हाँ, केबीसी यानी कबाब, बिरयानी, करीज। 20 नवंबर तक चलने वाले इस केबीसी फूड फेस्टिवल में मजा ले कबाब, बिरयानी और करीज की डिफरेंट डिशेस के जायके का। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल में। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल, नियर काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। सभा में नामांकन दर्ज कराने के आखिरी दिन तक 11 फॉर्म राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा भरे गए हैं। गुजरात की डभोई विधानसभा में नामांकन दर्ज कराने के आखिरी दिन 11 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दर्ज कराए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से शैलेश मेहता, कांग्रेस से बालकृष्ण ढोलार, आम आदमी पार्टी से अजीत सिंह ठाकुर, बहुजन समाज पार्टी से शौकत अली अब्दाल, राष्ट्रीय समाज पार्टी से पृथ्वी सिंह गोहिल, बीटीपी से जयेश पटेल दावेदारी कर रहे हैं। वहीं 5 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया है। 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। ऐसे में नामांकन वापस लिए जाने की प्रक्रिया के बाद ही कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, ये पिक्चर साफ हो पाएगा। फिलहाल डभोई में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तिकोना जंग देखने मिल रहा है। गुजरात की डभोई की 140 विधानसभा बैठक पर भाजपा के उम्मीदवार शैलेश मेहता फिर एक बार चुनाव लड़ रहे हैं। शैलेश मेहता ने नामांकन के बाद से ही अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। गांव-गांव जाकर शैलेश मेहता भारतीय जनता पार्टी
को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी के तहत शैलेश मेहता ने डभोई तालुका के जिला पंचायत शीट के खांडिया, कुआ, वानखर, लाभपुरा, भीमपुरा, भिलोड़िया, अरणिया, परा, आसोदरा, धर्मपुरा, करनेट वसाहत, जूनी मांगरोड़, सिद्धपुर, बोरियाद, कुकड़, भटवाड़ा इत्यादि गांवों में पहुंचकर चुनाव प्रचार किया। यहां उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और शैलेश मेहता को जन समर्थन देने की नागरिकों से अपील की। इस दौरान जगह जगह नागरिकों द्वारा शैलेश मेहता का स्वागत भी किया गया। आज भारतीय जनता पक्षना उम्मीदवार तरीके प्रचार कार्य करते डभोई तालुकाना छेवाड़ा गाम અને તે પણ નાના નાના ગામો એવા ખાંડિયાપુરા, પાનખર અને કરનેટ, કુંડિયાપુરા, લાભપુરા, ભીમપુરા વગેરે જે નાના નાના જે અંતરિયાળ ગામો છે જ્યાં કોઈ જતું નથી એવા ગામોમાં મતોની સંખ્યા પણ ઓછી હોય એવું સમજીને જતા નથી હોતા ત્યારે આ બધા આદિવાસી વિસ્તારના ગામો છે, બારિયા સમાજના ગામો, એમાં ખેડીની શરૂઆત કરી છે। આપ જોઈ શકો છો કે લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફ લોકોની લાગણી છે અને મોદી સાહેબ અને અમિતભાઈ શાહ જે રીતે દેશમાં કામ કરી રહ્યા છે, ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને CR પાટીલની જોડી જે રીતે ગુજરાતમાં કામ કરી રહી છે અને જે રીતે છેલ્લા 5 વર્ષમાં ડભોઈ વિધાનસભામાં વિકાસના કામો થયા છે એ બધાને અનુલક્ષીને આગેવાનો, કાર્યકરો અને સાથે જ પ્રજામાં પણ અનેરો ઉત્સાહ છે અને આ વખતની જીત એ જંગી બહુમતીથી થશે એવો વિશ્વાસ આપીએ। 75वीं आज़ादी दिवस की पूर्व संध्या पर 24 राज्यों के 134 स्थानों पर आयोजित सोल्जरथॉन 75 फ्रीडम रन में वडोदरा प्रथम स्थान पर रहा है। 15 अगस्त को देश के 75वें आज़ादी दिवस की पूर्व संध्या पर मेजर डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया द्वारा 24 राज्यों के 134 स्थानों पर फिटिस्तान एक फिट भारत के अंतर्गत पहल करते हुए सोल्जरथॉन 75th फ्रीडम रन का आयोजन किया गया था। वडोदरा में भी ये सोल्जरथॉन हुई, जिसमें वडोदरा के NCC कैडेट समेत लोगों ने मानव सांकल रची और 75 बाइक्स, 75 व्हीकल्स और 75 साइकिल द्वारा 75 मीटर लंबा तिरंगा बनाया गया। इस तिरंगे वाले आइडिया को लेकर वडोदरा में आयोजित सोल्जरथॉन प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
शहर का 511वां स्थापना दिवस मनाने के भागरूप वडोदरा पीपल्स हेरिटेज फेस्टिवल द्वारा 18 से 24 नवंबर तक विभिन्न आयोजनों के जरिए शहर वासियों को पुराने वडोदरा शहर की ऐतिहासिकता से रूबरू कराया जा रहा है। वडोदरा यानी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाया गया एक ऐतिहासिक शहर। वडोदरा शहर में आज भी इतिहास और ऐतिहासिकता जगह जगह देखने मिल ही जाते हैं, जिससे नई पीढ़ी के लोग ज्यादातर अनजान हैं। वडोदरा पीपल्स हेरिटेज फेस्टिवल द्वारा 18 से 24 नवंबर तक हेरिटेज वीक का आयोजन किया गया है, जिसके तहत वडोदरा की विरासत और वडोदरा का इतिहास जन जन तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है। इसी क्रम में आज मांडवी में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें मांडवी पवेलियन, विट्ठल मंदिर, सेंट्रल लाइब्रेरी, चापानेर दरवाजा, लहरीपुरा दरवाजा, गैंडी गेट, पुरानी पोड़ समेत की जगहों को देखने का आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासी, स्कूली बच्चे, पर्यावरणविद इत्यादि शामिल हुए। इस मौके पर वडोदरा पीपल्स हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन करने वाले चंद्रशेखर पाटिल के साथ मिलकर सभी ने ऐतिहासिक स्थलों को देखने का आनंद लिया। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे जानने मिली है अबाउट द लाइब्रेरी, बैंक, फिर द दरबार एंड लाइक एवरीथिंग। अभी भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, अलग अलग टेम्पल्स भी हमने देखे यहाँ के। जी, पहले इतना सब आपको पता था? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आज ही मैं आई एंड आई वाज लाइक वेरी सरप्राइज कि ऐसी सारी चीज़ें भी थी मेरी सिटी में। 511वां जन्मदिन है बड़ौदा शहर का। 1511 में बड़ौदा शहर का फाउंडेशन स्टोन रखा और इसका नाम दिया गया किला दौलताबाद। मुजफ्फर शाह सेकंड नाम के अहमदाबाद के सुल्तान ने यहाँ का स्थापना किया, तो ये शहर बनना शुरू हुआ और उसके बाद फिर धीरे धीरे बड़ौदा नाम भी, उसके पहले भी बड़ौदा नाम थोड़ा फेमस था ही, लेकिन बड़ौदा किले का नाम जो शहर बनता है, जब किला बनता है तभी शहर बनता है। तो हम लोग शहर का ये जन्मदिन मना रहे हैं और हम लोग ये मांडवी का हेरिटेज वॉक रखा है। अभी हम लोग नरसिंह जी मंदिर के पास में आए हुए हैं। हाँ, खास करके बड़ौदा का जन्मदिन लोगों को याद रहे, उसके लिए ही हम लोग मना रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में चुनाव के चलते मुस्तैद पुलिस पेट्रोलिंग के बीच एक साथ 3 दुकानों के ताले टूटने से दुकानदार सख्ते में आ गए हैं। वडोदरा के मल्हार पॉइंट निकट एक साथ 3 दुकानों के ताले टूटने की घटना सामने आई है। मल्हार पॉइंट के श्रीराम सेंटर में मेडिकल शॉप और स्टेशनरी की शॉप है। इन दुकानों से 18,000 नगद और दान पेटी में से पैसों की चोरी कर चोर पलायन हो गए हैं और दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे भी अपने साथ ले गए हैं। गोत्री पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की जांच शुरू की है। ये मल्हार पॉइंट ओपी रोड है, श्रीराम सेंटर। यहाँ 3 दुकानों के लॉक टूटे हुए हैं। एक हमारा प्रतीक मेडिको का और एक नीचे पीके ट्रेडर्स करके उनका टूटा है और एक कृष्णा स्टेशनरी का टूटा है। ये हमारा लॉक टूटा है और दुकान में सामान कुछ नहीं गया, लेकिन पूरा दुकान रफे दफे कर दिया, सब सामान आगे पीछे कर दिया, कुछ गया नहीं है कैश। अंदर सीसीटीवी कैमरा हुए? नहीं, सीसीटीवी हमारे पास तो नहीं है। वो कृष्णा स्टेशनरी में सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन उनका भी डीवीआर वो उठा के ले गए। यहाँ पे दुकान पे आए तब पता चला कि नकली टूटा हुआ है। जी, तो दुकान के अंदर से कितनी मुद्दामाल गई है? कोई रोकड़ रकम या कोई चीज वस्तु चोरी हुई है, ऐसा कुछ? कैश चोरी हुई है, 18,000 हुई है जी। और कोई? और ये सीसीटीवी का जो डीवीआर आता है ना, वो लेके गए। वासना स्थित ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई ज्ञान सरोवर में 28वें सीबीएसई नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वासना स्थित ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई वासना ज्ञान सरोवर में 28th सीबीएसई नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसका थीम था एजुकेशन 4.0 रीइन्वेंटिंग एजुकेशन फॉर 2030 एंड बियॉन्ड। इस अवसर पर सीबीएसई की चेयरपर्सन निधि छिब्बर, सचिव अनुराग त्रिपाठी, डायरेक्टर एकेडमिक डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल विशेष तौर पर मौजूद थे। इन 2 दिनों में 15 वक्ताओं और तकरीबन 760 विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस की विस्तृत जानकारी दी वासना ब्राइट स्कूल के प्रिंसिपल भौमिक पारेख ने। गुजरात का जो पास्ट है उसके बारे में बताया गया है।
गुजरात के जो फेमस टेम्पल है, फेमस जगह है जो कई लोगों को पता नहीं है, बट वो हम आपको एक्सप्लोर करवाने वाले हैं। सबसे पहले तो पूरे गुजरात में बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं जो सबको बहुत पसंद आती है। उसके बाद हमारे आते हैं मोढेरा टेम्पल, रानी की वाव। ये सारी ऐसी जगह है जिसमें बहुत मज़ा आती है घूमने में, और ये जगहों पर बहुत सारे कार्विंग है, अलग अलग प्रकार की आर्ट की गई है। और जो गुजरात में जो कपड़े पहने जाते हैं जैसे कि चनिया चोली है, बांधनी साड़ी है, पाटन का पटोला है, ये सारी चीज़ें पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है। ये सारी चीज़ों को पहनने के लिए लोग दूर से आते हैं और ख़रीदने के लिए, और इन साड़ियों को बनने में 2 साल भी लग सकते हैं। आज 18 नवंबर को CBSE की 20th नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है, जिसमें 760 प्रिंसिपल्स अक्रॉस इंडिया से यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ CBSE के चेयरपर्सन निधि छिब्बर, सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर CM भद्वाज, जोसेफ इनाम्यूल डायरेक्टर एकेडमिक्स भी उपस्थित है, और काफ़ी सारे स्पीकर्स 15 स्पीकर्स ऑल ओवर इंडिया से यहाँ आए हुए हैं। साथ ही में आज हमने आर्ट इंटीग्रेशन के 20 स्टॉल रखे हुए हैं, जिसमें गुजरात की विविध कलाओं को प्रदर्शित किया, जैसे पाटन पटोला, आर्यन, बीड वर्क, और काफ़ी सारे 18 स्कूल्स जो बड़ौदा के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। साथ में 19 तारीख को शिक्षण में हुई बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी डिस्प्ले किया जाएगा। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जिसके द्वारा चेंजेस आए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों रिप्रेजेंट करेंगे। 17 तारीख को येस्टरडे हमारा प्री कॉन्फ्रेंस मीट था, जहाँ पे न्यू एरा स्कूल पे रास और गरबा परफॉर्म किया गया था, क्योंकि जो आने वाले अलग अलग राज्यों से जो प्रिंसिपल्स है, तो गुजरात की कला को, गरबा हमारा ट्रेडिशन है, जो फोरकास्ट किया गया था वहाँ पे। और आज शाम को 18 तारीख को शाम को सिग्नेस वर्ल्ड स्कूल में गुजरात के जो डांसेस है, कल्चरल डांसेस, अराउंड 15 डांसेस आज किए जाएंगे, जैसे कि सुपड़ा डांस, मीर डांस, रसड़ो, विविध। तो ये 2 दिन जो कॉन्फ्रेंस चलेगी, री इन्वेंटिंग एजुकेशन 4.0, क्योंकि शिक्षण में काफ़ी सारे चेंजेस आए, काफ़ी सारे पड़कार है जिन्हें हमें झेलने, और आने वाली पीढ़ी को फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स को बाय 2030 रेडी करना है। तो आज जो हमारा पर्पज़ है, 2 दिन का जो ये कॉन्फ्रेंस वडोदरा गुजरात जो होस्ट कर रहा है, 2 साल के बाद हो रहा है। लास्ट ईयर वर्चुअली ये ग्वालियर पे हुआ था, और इससे 2 साल पहले दिल्ली में उसका सिल्वर जुबली था। तो इन दैट केस गुजरात हमारा पहला स्टेट है जो फिजिकली आफ्टर पेंडेमिक ये कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहा है। तो काफ़ी लर्निंग है वी प्रिंसिपल्स के लिए, जो यहाँ टीचर्स भी आए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा लर्निंग है, बहुत बड़ा एक्सपोजर है। और इसकी पूरी प्लानिंग हमारे ज्ञान सरोवर सहोदया के प्रेसिडेंट मैडम प्रियदर्शनी केलकर ने, और हम कोर कमेटी मेंबर्स जो हमारे 16 स्कूल्स है जो जॉइंटली हुए, जिनके द्वारा ये पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लानिंग किया गया है। गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा विधानसभा इलाके में आम आदमी पार्टी के नेता और 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा में जुड़े हैं, जिस पर नर्मदा जिले के आप अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गोहिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विधानसभा चुनाव को अब चंद ही दिन बचे हैं। इसी बीच नर्मदा जिला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में टिकट आवंटन मुद्दे असंतोष देखने मिल रहा है। नर्मदा जिला में आम आदमी पार्टी की स्थापना करने वाले डॉक्टर किरण वसावा ने गंभीर आरोप लगाते हुए 1500 समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिस पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गोहिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आम आदमी पार्टी में कोई प्रकारનું ભંગાણ છે જ નહીં। જે ડેડિયાપાડા 149 વિધાનસભા છે એ ગુજરાતની અંદર સૌથી વધુ જંગી બહુમતીથી જીતનાર સીટ છે, અને અંદાજે 50,000નો લીડ હશે એ સીટનો। માટે માત્ર ને માત્ર 4 વ્યક્તિ, જે ડૉક્ટર કિરણભાઈ વસાવા જે પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ છે, અને એમની સાથે માત્ર 4 વ્યક્તિ જયેલા છે। એ જે પણ કંઈક મેસેજ વાયરલ થઈ રહ્યા છે કે જે 10,000 માણસ ભાજપની અંદર જોડાઈ રહ્યા છે, એ વાત બિલકુલ વાહિયાત વાત છે અને ઉપજાવી નાખેલી વાત છે। એવું કંઈ છે જ નહીં। આ તો પબ્લિકને ગેરમાર્ગે દોરવા માટેના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ખોટા પ્રયાસો છે। એમાં માત્ર એ જે 4 જણ છે, તો એ 4 જણ માંડ 40 વોર્ડમાં કન્વર્ટ કરી શકે, એ સિવાય એમના જવાથી પાર્ટીની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફરક પડતો નથી। अमेठी जिले के भूसियावा और रामगंज कोहार रोड पर जगह जगह गड्ढों से लोग परेशान हैं। पिछले 2 सालों से अधूरा छोड़ा गया काम अब तक पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर लोगों में रोष है।
एक तरफ राज्य सरकार गड्ढा मुक्त सड़क का दावा कर रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। मुद्दा है अमेठी से लेकर भूसियावा और रामगंज कोहार रोड का, जहां पर सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और रोड का काम पिछले 2 सालों से अधूरा है, जिसे अब तक चालू नहीं किया गया। यहाँ तक कि नीति नियमों के अनुसार सड़कें नहीं बनाई जा रही। बारिश में जल भराव हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके बारे में अनेकों बार पीडब्ल्यूडी और स्थानीय नेता से शिकायत की गई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों का मकान बना हुआ है जी। इससे पहले बात तो नीचे सड़क बनी हुई है जी, और आधी अधूरी सड़क बनाकर छोड़ दिया जी, आगे बना यहाँ छोड़ दिए। इतनी परेशानी हो रही, डेंगू का यहाँ प्रकोप चल रहा है। उसके बाद हम लोग इस तरह डिस्टर्ब हो गए, एक्सीडेंट हो रहे हैं आए दिन यहाँ पर जी। हम लोगों के अंदर घर तक एकदम धूल मिट्टी जा रही है, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए हैं इससे। समस्या यही है कि हमारा 2 साल से पुल बना के आधा अधूरा छोड़ के चले गए हैं, जो कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ पे रोड भी नहीं बना हुआ है जी। बड़े बड़े गड्ढे, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता रहता है। ये मार्ग जो है तो मुंशीगंज से टू भूसियावा मार्ग है, ये डायरेक्ट जिला को जोड़ता है और आए जिला मुख्यालय को जी जिला मुख्यालय को जोड़ता है जी। जो कि बीच में ब्लॉक भी पड़ता है। आए गए स्कूली बच्चों भी आते जाते रहते हैं। स्कूल है बगल में, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है दो जी। और यहाँ पे एक्सीडेंट इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, रात बिरात में कोई आता रहता है जी। तो वो इस गड्ढे में गिर जाता है, तो गांव वाले आके निकालते हैं। इतना बड़ा बड़ा जस्ट रोड के बगल है जी। रोड कोई बनाने पर हमने इसको हर जगह मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला, प्रशासन से भी बताया, पुल विभाग से भी जो होते हैं उनको भी हमने अपडेट किया, लेकिन वो लोग आते हैं 2 दिन देखते हैं, उसके बाद कहते हैं ठीक है इस पे काम हो रहा है। कोई भी आज तक 2 साल हो गया कोई भी अपडेट नहीं दे रहे हैं वो लोग। और ये पुल में आए घटना हम लोग गांव वाले मिलके रस्सी बना बीच में बांधे हुए हैं कि कहीं बगल से कोई बच्चा गिर ना जाए। गिरने पर इतना बड़ा नहर है जो कि ये गंदा नाला है जी। और इसमें गिरने के बाद बहुत मुश्किल से बचाया जाता है। जब कहीं तो इसमें 2 लोग मर चुके हैं इस 2 साल में गिर के पानी भराव की वजह से। सरकार कहती है कि हम इतना इन्वेस्ट किए हैं रोड के पीछे, कहाँ पे इन्वेस्ट किया है? सामने देख लीजिए, रोड भी इतने बड़े बड़े गिट्टे पड़े हुए हैं, इसमें आए गए सब एक्सीडेंट ही हो रहा है। तो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है सरकार, कहाँ दे रही है पैसा? कुछ बताती ही नहीं है कोई रोड, कोई अधिकारी इनका काम करने। यही समस्या है कि अब देखो ऐसे धूल मिट्टी घर में जाती है, कहने मतलब पूरा एकदम दरवाजा बच्चे सब परेशान हो जाते हैं, पानी भर जाता है यहाँ। बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पानी कहीं करता नहीं। ये दरवाजे से रोड जो है नीचे है जी, पानी यहाँ भर जाता है जी। आने जाने में भी दिक्कत होती है जी। गिट्टी पड़ी हुई है, देखो रोड खराब है साहब, यहाँ हम लोग परेशान है। गंदा गर्दा धूल तमाम नीचे पड़ती है। घर के सामने रोड है, दिक्कत है। और कब से खराब है ये रोड? 2 साल में। विधानसभा के चुनाव का प्रथम तबक्के में 1 दिसंबर को मतदान होगा, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों की सौराष्ट्र पर नजर है। आज से चुनाव प्रचार को तेज करने के लिए गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर राजकोट पहुंच चुके हैं। 21 नवंबर को राजकोट शास्त्री मैदान में राहुल गांधी की भव्य सभा का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी को लेकर जगदीश ठाकुर राजकोट पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी दिन ब दिन डाउन होती जाएगी। वहीं भाजपा पर उन्होंने कड़े प्रहार किए। राहुल गांधी की ये यात्रा वर्कआउट हो रही है। पूरे सौराष्ट्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की सभा में पहुंचेंगे। वे आगे की रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। उम्मीदवार चयन मुद्दे, नाराजगी से भरे लोगों से बातचीत करने की शुरुआत कर दी है और नेतृत्व के काम की कामगिरी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन सौराष्ट्र पर फोकस किया है, जिसमें केवल मीडिया, सोशल मीडिया ही प्रचार में नजर आते हैं। उनका कहना है कि ऐसे चुनाव नहीं जीता जाता। मोरबी दुर्घटना को मानव सर्जित बताते हुए सरकार और भाजपा की बेदरकारी और अव्यवस्था, काम में किसी प्रकार का सिस्टम होना बताया है। हाईकोर्ट भी इस मुद्दे सवाल पूछ रही है। कार्यवाही के नाम पर वॉचमैन, चपरासी, क्लर्क जैसे लोगों की धरपकड़ कर बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट की शूटिंग जज इस मुद्दे की जांच करें। 21મી તારીખે અમારા સૌના આદરણીય નેતા રાહુલજીનો સૌરાષ્ટ્રનો કાર્યક્રમ વર્કઆઉટ થઈ રહ્યો છે। એની સ્થળની પસંદગી માટે અમારા આગેવાનો સાથે ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારા પૂર્વ પ્રમુખ માન્ય સિદ્ધાર્થભાઈ અને રાજકોટ શહેર જિલ્લાની ટીમ સાથે આજે એમને મળવા માટે આવ્યા છીએ। જગ્યાની પણ પસંદગી કરીશું, સમય નક્કી કરીશું અને આખા સૌરાષ્ટ્રમાંથી કોંગ્રેસના કાર્યકરો રાહુલજીના કાર્યક્રમમાં આવે અને ચૂંટણીનું આખું કેમ્પેઇન સૌરાષ્ટ્રમાં કેમ કરવું, કઈ રીતે કરવું, તમામ સીટો ઉપર કેમ કરવું, એની ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે આજે રાજકોટ અમે આવ્યા છીએ। મોટે ભાગે
ઉમેદવારોની પસંદગીની એક્સરસાઇઝ એકાદ મહિનાથી અમે કરી રહ્યા હતા. ખૂબ સારી રીતે થઈ છે. ખૂબ મોટો પરિવાર છે. માગણીદારો પણ ખૂબ હતા. જેને ન મળી હોય એમાં નાનો મોટો એને રોષ પણ હોય એવા લોકોને પણ અમે પ્રદેશ સમિતિ અન્ય સ્થળોએ મળ્યા છીએ, ચર્ચા વિચારણા કરી છે અને ખૂબ સારી રીતે આજે બીજા તબક્કાનું પણ જે ફોર્મ ભરવાનું કામ છે એ આજે પૂરું થશે અને પ્રથમ તબક્કાનું જે ચૂંટણીનું ફોર્મ ભરી અને કામગીરી કરવાની છે. હું માનું છું ત્યાં સુધી આવતીકાલથી ઉમેદવારો એમના ચૂંટણી પ્રવાસો પણ ચાલુ કરશે. પ્રશ્ન છે, મેં આપને કહ્યું તેમ કેટલાક વિસ્તારો એવા છે કે 2-3 સક્ષમ ઉમેદવારો હતા. પસંદગી એકની જ કરવાની હોય અને પસંદગી એકની જ કરવાની હોય ત્યારે નાની મોટી જે કંઈ નારાજગીઓ હોય એને મનાવવાના, સમજાવવાના પ્રયત્નો પણ કર્યા છે. મોટે ભાગે અમે સફળ રહ્યા છીએ અને ક્યાંક ને ક્યાંક હજુ પણ જે પ્રશ્નો છે એને પતાવવા માટે પણ નેતૃત્વ કામગીરી કરી રહ્યું છે. એમને માત્ર મીડિયામાં, સોશિયલ મીડિયા અને પ્રચારમાં દેખાય છે અને એ પ્રચારથી ચૂંટણીઓ નથી જીતાતી. ચૂંટણીઓ બૂથ ઉપર જીતાય છે. અમે છેલ્લા 6-8 મહિનાથી મારું બૂથ મારું ગૌરવ મતદાર ડિજિટલ એપ દ્વારા અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. પ્રિન્ટ મતદાર યાદીઓ બૂથ વાઇઝ આપીને મારું બૂથ મારું ગૌરવ ઉપર અમે કામ કરી રહ્યા છીએ અને અમારું ઉમેદવાર નક્કી થાય, ઉમેદવાર કામ કરે એ પહેલાં તમામ બૂથોનું નેટવર્ક અમે પૂરું કર્યું છે. મોટાભાગે ઉમેદવારો નક્કી થઈ ગયા છે એટલે મતદાન કોંગ્રેસનો કોઈ રહી ન જાય, કોંગ્રેસના પૂરેપૂરું મતદાન થાય એ વાત ઉપર અમે વધારે ફોકસ કર્યું છે ને એ વાતોમાં અમે સફળ રહ્યા છીએ. પરિણામ જોશો આપ. 20 દિવસ પહેલાંનો એનો દેખાવ, શરૂઆત કરી ત્યારે એનો દેખાવ, છેલ્લા 15 દિવસથી ડાઉન જઈ રહ્યા છે એ ઉમેદવારો ડિક્લેર થઈ ગયા છે અને પછીની જે પરિસ્થિતિ છે આપ જોશો ડે બાય ડે આમ આદમી પાર્ટી ડાઉન જશે. મોરબીની હોનારત એ સરકાર સર્જિત અને માનવ હોનારત હતી. અમે આવ્યા ત્યારે પણ આ વાત મૂકી છે. સરકારની બેદરકારી, ભારતીય જનતા પાર્ટીની બેદરકારી, એના મળતિયાઓ સાથે કામગીરી કરવાની કોઈ સિસ્ટમ નહીં, કોઈ વ્યવસ્થા નહીં અને હાઈકોર્ટ જે સવાલો પૂછી રહી છે એ આકરા સવાલો પૂછી રહી છે કે ક્યાંય તંત્ર જેવું નથી, ક્યાંય સરકાર જેવું નથી અને એ વધક સવાલો જ્યારે હાઈકોર્ટ પૂછી રહી છે ત્યારે એમને જવાબ આપવા ભારે પડી રહ્યા છે, મોઢા છુપાવી રહ્યા છે. કાર્યવાહી કરવાના નામે 5-7 લોકોને ધરપકડ થાય છે. એ પટાવાળા હોય, ચોકિયાત હોય, વોચમેન હોય કે ક્લાર્ક હોય એવા લોકોની ધરપકડ થાય છે. અમે પહેલે જ દિવસે અમારું શીર્ષ નેતૃત્વ આવ્યું હતું ત્યારે કહ્યું હતું કે હાઈકોર્ટના સિટિંગ જજ દ્વારા આની તપાસ થવી જોઈએ. સરકારી અધિકારીઓ તપાસ કરે એ તો મેળાપણાથી કોઈ દોષિત નથી એવી વાતો કરશે અને કોર્ટ પણ જ્યારે આને સંજ્ઞામાં લઈ રહી છે ત્યારે હું માનું છું ત્યાં સુધી એની યોગ્ય તપાસ થશે. गुजरात में पाटन की भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजुल देसाई ने बड़े जन समर्थन के साथ अपना नामांकन पत्र भरा. गुजरात विधानसभा की पाटन बैठक से भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयाती उम्मीदवार पर पसंद उतारे जाने पर स्थानीय भाजपा कार्यकरों में भारी रोष और विरोध का सुर उठा था, पर अंततः केंद्रीय नेतृत्व द्वारा चुने गए भाजपा के नए महिला चेहरे डॉक्टर राजुल देसाई को समर्थन दिया गया और पार्टी के नियम निर्णय को सर्वोपरि मानते हुए कार्यकर्ता उन्हें जिताने में जुट गए हैं. डॉक्टर राजुल देसाई ने केंद्रीय मंत्री देवू सिंह चौहान और स्थानीय नेताओं, समर्थकों और कार्यकरों के साथ पाटन प्रांत कचहरी में नामांकन पत्र भरा और पाटन की बैठक से जीत का विश्वास जताया. गुजरात की ध्रांगध्रा हलवद विधानसभा में 16 प्रत्याशियों में से 3 प्रत्याशियों के नामांकन वापस लिए जाने के बाद 13 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं. गुजरात के सुरेंद्रनगर की ध्रांगध्रा हड़वद विधानसभा में नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 19 में से 3 उम्मीदवारों ने अपने नाम दर्ज कर लिए हैं, जबकि 3 उम्मीदवार डमी थे, यानी कि अब 16 उम्मीदवारों में से 13 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं. आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के चंदूलाल मोरी, प्रकाश पटेल और किशोर सोलंकी ने अपने नामांकन वापस लिए हैं. ऐसे में 64 ध्रांगध्रा हड़वद विधानसभा चुनाव में 13 उम्मीदवारों के बीच विधानसभा चुनाव का जंग खेला जा रहा है, जिसमें भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ निर्दलियों की दावेदारी भी सामने आई है.
5 दिसंबर से राजकोट के निवासियों के लिए अब गोवा जाने के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी। राजकोट से गोवा जाने के लिए 5 दिसंबर से फ्लाइट शुरू होने जा रही है, तो दूसरी ओर स्पाइस जेट की गोवा और मुंबई की फ्लाइट 30 नवंबर तक कैंसिल कर दी गई है। राजकोट एयरपोर्ट के सूत्रों के अनुसार गोवा से राजकोट की इंडिगो की फ्लाइट को प्रधानमंत्री द्वारा 5 दिसंबर को हरी झंडी दी जाएगी, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का शेड्यूल घोषित नहीं किया गया। वहीं राजकोट से दिल्ली जाती फ्लाइट के समय में भी बदलाव किया गया है। एक तरफ नई फ्लाइट की घोषणा और दूसरी तरफ अन्य फ्लाइट्स को लेकर खड़ी हो रही समस्या मुद्दा जल्दी सुलझाने की मांग की जा रही है। वहीं अन्य शहरों की फ्लाइट की भी मांग बढ़ रही है। कोयम्बटूर से द्वारका और द्वारका से अरुणाचल प्रदेश तक मिट्टी बचाओ अभियान के तहत साइकिल पर प्रवास कर रहा युवक आज लखतर पहुंचा। कोयम्बटूर ईशा फाउंडेशन के संचालक सदगुरु जग्गी वासुदेव की आज्ञा अनुसार जमीन बचाओ अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की तहसील के युवक सुरेंद्र यादव ने साइकिल पर प्रवास शुरू किया है। कोयम्बटूर से द्वारका और द्वारका से अरुणाचल प्रदेश तक का ये प्रवास है। जमीन बचाओ अभियान का संदेश लेकर आज ये युवक लखतर पहुंचा। मैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला वीरपुरा से बिलोंग करता हूं। मैंने ये साइकिलिंग स्टार्ट मार्च 2022 में कोयम्बटूर तमिलनाडु से स्टार्ट किया, आदियोगी से, और 6500 किलोमीटर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और लाल चौक में इसका एक बार समापन कर चुका। एक यात्रा कंप्लीट हो चुकी 6500 किलोमीटर की। ये दूसरी यात्रा है द्वारका से कामाख्या देवी, असम, अरुणाचल प्रदेश तक के ईस्ट में जाएंगे। तो साउथ टू नॉर्थ एंड वेस्ट टू ईस्ट यात्रा सेल मिट्टी बचाओ अभियान इस सदगुरु ने स्टार्ट किया। सदगुरु जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन, जो उन्होंने 30,000 किलोमीटर लंदन से लेके भारत तक के यात्रा की, 100 दिन की यात्रा। अब आज आप देखिए सदगुरु 65 साल उम्र, 65 ईयर्स ओल्ड, विश्व के कोने कोने में मिट्टी बचाओ अभियान को इसका जागरण कर रहे हैं, इसकी सूचना दे रहे हैं, लोगों को इसके जागरूकता होने का प्रचार कर रहे हैं। और ये यात्रा अभी जो स्टार्ट हुई है द्वारका गुजरात से, और आज आपके 5वें दिन इधर लखतर पहुंचा, सुरेंद्रनगर से आगे इधर पहुंचा हूं, और पूरा गुजरात इसका सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। तो जैसे जिस प्रकार से एवरी पर्सन सपोर्ट इज सेफ सॉइल टू एवरी सरकार, गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जैसे हर आदमी, हर व्यक्ति इसका सपोर्ट कर रहा है, पूरी हर सरकारें इसका सपोर्ट करें, इसके समर्थन में आए। किसका होगा गुजरात, इसी पर मैं लगातार बात कर रही हूं, और बात क्यों ना हो। आखिरकार गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 डिक्लेयर हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर मैं लगातार कोशिश कर रही हूं कि यहां आपसे राजनीतिक दल भी रूबरू हो, साथ ही जनता का मिजाज क्या है, गुजरात का चुनावी मूड क्या है, ये आपसे पता चले। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टीज की विचारधारा है वो आप तक पहुंचे, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है। बेटर जज जब आप हैं तब आप तक हर एस्पेक्ट को पहुंचाना वीएनएम टीवी की जिम्मेदारी हम समझते हैं, और इसलिए अलग अलग पार्टीज के पॉलिटिकल लीडर्स यहां आ रहे हैं और अपनी बात आप तक सीधे सीधे पहुंचा रहे हैं। उनसे मैं वही सवाल पूछ रही हूं जो सवाल आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात वोट करेगा, और 8 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तब तक वीएनएम टीवी की ये कवरेज जारी रहेगी। आज हमारे साथ है वाघोडिया विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे सत्यजीत सिंह गायकवाड़। सत्यजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी की ओर से वाघोडिया विधानसभा का टिकट फिर एक बार आपको मिला है, कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं वाघोडिया विधानसभा को, यहाँ की समस्या को, यहाँ की जनता को? वाघोडिया विधानसभा पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदा जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस की यहाँ हार सिर्फ 3000-4000 से हो रही है, और हम जीत नहीं पाए। इस बार पक्ष पार्टी ने मुझे चुना इसलिए क्योंकि मैं यहाँ से 4 बार चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव में 1 बार जीता, 3 बार हारा। लेकिन हारने के बावजूद ये वाघोडिया विधानसभा ने मुझे हमेशा कम से कम 27-28 हज़ार की लीड दिया।
क्योंकि यहाँ के लोग मेरा काम पसंद करते हैं, यहाँ के लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं कि एक तो हमारे गायकवाड़ी घराना, मेरे जो परदादा है महाराजा साजीराव ने, उन्होंने इस इलाके में बहुत काम किया है गायकवाड़ी राज के वक्त। गांव वहाँ घर, पंचायत घर, गांव वहाँ स्कूलें, गांव वहाँ तालाब। आज भी कई इलाकों में महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ की बनाई हुई पंचायत घर है, स्कूलें भी है, लेकिन उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, ना नई रूमें बनी हैं, ना कुछ नूतनीकरण हुआ है। तो 30 साल में वाघोड़िया में क्या डेवलपमेंट है? कुछ नहीं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सनत मेहता थे, उन्होंने JIDC यहाँ डाली जब वो यहाँ के MLA थे। उसके बाद चिमन भाई की सरकार के वक्त जो नर्मदा नहर का एक आंदोलन उठाया गया और नर्मदा नहर परिपूर्ण चिमन भाई पटेल के नेतृत्व में पूरे गुजरात में हुई, और उसके चलते वाघोड़िया के हर खेत में नर्मदा नहर का पानी पहुंचा और यहाँ के किसान आज 20 साल से समृद्धि की ओर देख रहे हैं। हाथ को काम मिला है, अच्छा पानी मिला है, तो किसान काफ़ी इजाफा कर गए। युवाओं को पढ़ाई करने के बाद, शिक्षण करने के बाद नौकरी के लिए JIDC हुई। आज परिस्थिति यह है JIDC की कि यहाँ मिनिमम वेज एक्ट के तहत इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो कर्मचारियों को पगार नहीं दे रहे। जो श्रमिक हैं उनको 200-250 रुपये के पावती फड़ा के उनको लूटा जा रहा है, उनका खून चूसा जा रहा है, उनकी मेहनत के पसीने का कीमत उनको नहीं मिल रहा। आज 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया कि लोग उनको वोट करें? आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर यहाँ है तो भ्रष्टाचार का है। वाघोड़िया विधानसभा सिर्फ ऐसी विधानसभा है जिसमें 3 बार विजिलेंस की रेड हुई, रेड हैंडेड पकड़े गए, चाहे वो सैनिटरी ऑयल की बात हो, लिक्विड की बात हो, चाहे हो ट्रैक्टरों का कौभांड हो। और यहाँ ऐसा प्रस्तावित है कि जो भी ग्रांट आती है उसका 65% चुने हुए नेता और कॉन्ट्रैक्टर खा जाते हैं। 344 करोड़ की भूजल पानी योजना बनाई, उसमें इतना पैसा खाया गया, कम से कम 200 करोड़ खाया गया। क्योंकि आज जगह जगह RO लगे हैं लेकिन वहाँ पाइपलाइन पहुँची नहीं है। तो इन RO लगाने का क्या मतलब है? क्योंकि लोगों को आज भी पानी का प्रॉब्लम है, बहनों को 4-4 किलोमीटर दूर पानी भरने जाना पड़ता है। ये 30 साल की वाघोड़िया की प्रगति। आज वाघोड़िया में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है। वाघोड़िया में आज अगर किसी का एक्सीडेंट या कम मौत होती है तो उनको PM करने या तो जरोद जाना पड़ता है जो यहाँ से 35 किलोमीटर है, या तो फिर उनको बड़ौदा आना पड़ता है। वाघोड़िया को भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल से नगरपालिका बनाने का वचन दिया, आज तक वो बना नहीं पाए। आज आप देख रहे हैं कि बड़ौदा में ज़मीनें कम पड़ रही, बड़ौदा बाईपास के बाहर अब सोसाइटियाँ होने लगी, डेवलपमेंट हो रही। वाघोड़िया एक अति सुंदर सैटेलाइट टाउनशिप बड़ौदा का हो सकता है, लेकिन नगरपालिका नहीं होने के नाते टाउन प्लानिंग के अभाव के कारण हिफाजत डेवलपमेंट हो रही है, कोई कहाँ भी कुछ भी बना रहा है। उसके कारण थोड़ा भी बारिश होता है तो बड़ौदा को जुड़ता वाघोड़िया का हाईवे के ऊपर 4 फुट 5 फुट पानी आ जाता है, हाईवे बंद हो जाता है, वाघोड़िया बड़ौदा से विमुक्त हो जाता है। ये बैड प्लानिंग का नतीजा है। तो मैं समझता हूँ कि वाघोड़िया के जो लोगों के प्राण प्रश्न हैं वो है आर्थिक सुविधा, आरोग्य और पीने का पानी। आज वाघोड़िया इतना विकसित होने के बावजूद यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल एक भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनेगी। मैं वाघोड़िया की जनता को वचन देता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनी तो मैं वाघोड़िया में वो 3000 स्कूल में से कम 6 स्कूल लेके आऊँगा, 3 वडोदरा तालुका के लिए और 3 वाघोड़िया के लिए। आज वाघोड़िया के बच्चे खेलने की उम्र में 2-2 घंटा ट्रैवल करके बड़ौदा जाते पढ़ाई करने के लिए। जब वापस स्कूल से आते हैं तो अंधेरा होने लगता है, बच्चे कहाँ खेलेंगे, कब खेलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार युक्त कुशासन वाघोड़िया में 30 साल से चल रहा है। वाघोड़िया में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, महिलाओं को लेकर हैं, युवाओं को लेकर हैं। आज किसान इतना त्रस्त है कि एक तरफ तुमने
फर्टिलाइज़र का रेट 700% बढ़ा दिया, और दूसरी तरफ वो फर्टिलाइज़र की 50 किलो की बैग को आपने 45 किलो का कर दिया। एक तरफ रेट बढ़ाया, एक तरफ वज़न कम कर दिया। किसानों को मार पड़ती है, किसानों को ज़्यादा फर्टिलाइज़र लगता है, और आज जो प्रोडक्शन कॉस्ट है किसानों की, उसके सामने सपोर्ट प्राइस मैकेनिज़्म कुछ भी नहीं है। होर्डिंग भी हो रहा है, उसके साथ साथ जिस तरह से गर्मी का बढ़ रही है, जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ भी किसान मार खा रहा है। हर अखात्रीज को जो किसान अपना हिसाब करता है तो उसके पल्ले कर्जा ही निर्माण होता है। कांग्रेस ने वायदा किया है कि हम किसानों का 3 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे। कांग्रेस ने वायदा किया है कि 12 घंटे तक दिन को हम बिजली देंगे। आज वाघोडिया में 3 ब्रांचेज हैं, और कहीं भी बैंकिंग सेक्टर ब्रांचेज नहीं, कहीं भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। आज बैंक का कुछ भी छोटा मोटा काम है तो लोगों को 18-20 किलोमीटर आना पड़ता है। आप समझो 500 रुपया, आज जो भी सरकार कहता है ई पेमेंट की बात करती है, अब 500 रुपया का ई पेमेंट करने के लिए उसको 200 रुपये का पेट्रोल जला के स्कूटर पे यहाँ आना पड़ता है। सुविधा के नाम पे पूरा वाघोडिया अर्थव्यवस्था सुविधा ज़ीरो है, और यहाँ के जो धारासभ्य थे उन्होंने इतने साल में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि मैं वाघोडिया की शिक्षा नीति के लिए करूँ, वाघोडिया की आरोग्य नीति के लिए मैं कुछ करूँ, वाघोडिया को नगर पालिका बना के घर घर पानी की सुविधा कैसे हो सकती है मैं करूँ। मैं जब सांसद था 96 में, तब मैंने मडेली में, व्यारा में, माड़ोदर में और 5-6 गाँव में मैंने उस वक्त 12-12 लाख की पानी की टाँकियाँ बनाई और लोगों को घर घर में पानी दिया। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगे तो सिंदरोड, कोटना, अमरापुरा, दाजीपुरा, कोयली, वासना, कोतरिया, ये जितना काठा विस्तार है, उस काठा विस्तार की बहनें सामने नदी देख रही है महिसागर, लेकिन पानी नहीं है, तो उनको पानी जाके भर के वो वज़न लेके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आना पड़ा। मैंने उस काठा विस्तार में 220 हैंडपंप लगा के मेरी वहाँ की बहनों को, क्षत्रिय बहनों को घर से बाहर निकलते ही हैंडपंप दिए हैं। आज वो बहन मैं जाता हूँ तो मुझे आज भी ये बहनें याद करती हैं। आज ऐसा कोई काम कि जहाँ लोग तुमको याद करें, ऐसा किसी नेतृत्व, भाजपा के नेतृत्व में यहाँ किया नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, कांग्रेस ने वायदा किया है 500 रुपये का हम गैस का बॉटल देंगे, क्योंकि जब कांग्रेस का राज था तब गैस का बॉटल 446 रुपये में था और 150 रुपये की सब्सिडी डायरेक्ट अकाउंट में जाती थी। नरेंद्र मोदी ने गिमिक किया, लोगों से गैस का बॉटल मांगा और गरीबों में 200 में बांटा। अब वो गरीब, आप बताइए कहाँ से 1100 रुपये गैस का। आज बिजली का दाम हर साल, हर 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है। गुजरात ही ऐसा एक स्टेट है जहाँ बिजली सबसे महंगी मिलती है। अब तुम बताओ कि ये लोग कैसे बिल भरेंगे। कांग्रेस ने वायदा किया है 300 यूनिट का बिजली फ्री करेंगे। आज आरोग्य की सुविधा में माँ कार्ड तो है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस है। इसलिए कांग्रेस ने वायदा किया कि 10 लाख तक का कोई भी मेडिकल बिल आपको देना नहीं है, लोग सरकार अपनी देंगे। किसानों को भी 3 लाख का कर्जा माफ़ी की बात है। तो एक वाघोडिया जो है ये अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि 17-18 किलोमीटर पे बसा ये वाघोडिया को एक सुंदर सैटेलाइट टाउनशिप के हिसाब से डेवलप करते, तो बड़ौदा पे जो आज प्रॉब्लम आया है हाउसिंग का, रहने का, जो कंजक्शन का, वो प्रॉब्लम निकल जाता और इसको एक अच्छी टाउनशिप में हम तब्दील कर सकते थे। यहाँ एक बढ़िया सा टाउन प्लानिंग होता, बड़ी लाइब्रेरी बनती, सरकारी यूनिवर्सिटी बनती, तो गरीब किसान का बच्चा यहाँ पढ़ सकता था। आज यहाँ पारुल इंस्टीट्यूशन है, सुमनदीप है, बहुत महंगा शिक्षण है, गरीब का बच्चा नहीं आ सकता। और आप इनका अगर पेरोल देख लेंगे, स्क्रॉल देख लेंगे, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी में जो लोग आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, राइट, जो से आ रहे हैं, यहाँ से नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूँ कि वाघोडिया एक अपॉर्चुनिटी थी जो बीजेपी ने खोई है। आज जिस तरह से मेरी रैली में सामूहिक लोग, जनता जो जुड़ी है, उससे मैं इतना विश्वास दे सकता हूँ कि महंगाई के खिलाफ परिवर्तन चाह रहे हैं लोग, और ये परिवर्तन की लहर जो है वो कांग्रेस के साथ आएगी, क्योंकि कांग्रेस ही एक पक्ष है जो सालों से, सदियों से, जिसने अस्पताल बनाए,
जिसने स्कूलें बनाई, जिसने प्राथमिक सुविधा दी, उसके सामने भाजपा ने क्या किया? गेहूँ, राइस, दूध, दही, मिल्क, जो बेसिक गरीब का आहार है उस पर भी जीएसटी लगा के इन्होंने एक ऐसा पाप किया जो पाप अंग्रेज़ों ने किया था, नमक पे टैक्स लगा के। और उस वक्त महात्मा गांधी जी ने एक बड़ी जंग छेड़ी और अंग्रेज़ों की सल्तनत को खदेड़ा। इसी तरह इस बार गुजरात से भारतीय जनता पार्टी की ये जो सल्तनत है, शर्मुख्तियार शाही युक्त सल्तनत है, ये अंग्रेज़ों को अनुयायी की तरह से अंग्रेज़ों का अनुकरण इस देश में कर रहे हैं। आज इन्होंने समझ लिया है कि गरीब के ऊपर इतना टैक्स डालो, गरीब को इतना गरीब बनाओ कि वो दो वक्त की रोटी से मोहताज हो जाए, आवाज़ ना उठा पाए, और चंद उद्योगपतियों को इतना माला माल बना दो कि वो सरकार की चापलूसी करेगा और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को दबा देगा। हम बात कर रहे हैं वाघोडिया विधानसभा से कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारी कर रहे हैं सत्यजीत सिंह गायकवाड़ से, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं 11वीं लोकसभा के, और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ राजघराने से उन्होंने खुद कहा कि ताल्लुकात रखते हैं। एक विजन के साथ कांग्रेस पार्टी चल तो रही है। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 27 साल से गुजरात में सत्ता है, शासन है, उसके बावजूद समस्याएं जो है वो कम नहीं हो रही है। सत्यजीत सिंह गायकवाड़ ने लंबी लिस्ट गिना दी है समस्याओं की, लेकिन ये समस्याएं कैसे सुलझेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इसे सुलझाएगी या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आके इन पर कुछ कार्य करेगी? समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन वोट भी भारतीय जनता पार्टी को ही पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हाई प्रोफाइल बैठक बन गई है। इन दिनों पूरे गुजरात में नहीं, पूरे देश भर में वाघोडिया विधानसभा की चर्चा हो रही है, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे मधु श्रीवास्तव को टिकट नहीं मिला है और अश्विन पटेल को, एक नए चेहरे को, वैसे नया चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए या वाघोडिया विधानसभा के लिए, लेकिन उन्हें टिकट दिया गया है और इसका विरोध भी हो रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में काफी अच्छी है, लेकिन वाघोडिया पर कितना असर होगा? इस बार मधु श्रीवास्तव को टिकट नहीं मिला है और अश्विन भाई को टिकट दिया गया है। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को इसका कोई फायदा होगा? हाँ, जरूर होगा, क्योंकि देखो मधु भाई आज 30 साल से यहाँ से धारासभ्य रहे हैं, एमएलए रहे हैं। उन्हें वोट किस नाम पर पड़ते थे? विकास, आप कह रहे हैं विकास कुछ हुआ नहीं है, तो क्या वो दबंग थे या किस तरीके से, या लोगों के लिए हेल्पफुल पर्सनली साबित हुए हैं? क्यों वोट कर रही है वाघोडिया की जनता उन्हें 30 सालों से? दबंग नहीं है यहाँ की मधु श्रीवास्तव, दबंग नहीं है। मधु श्रीवास्तव कोई ऐसे नेता नहीं है, वो अच्छे हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छी सोच भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दबंग है या गुंडा है या दादागिरी करता है, ऐसा कुछ नहीं है। मधु श्रीवास्तव ने अपने हिसाब से जो कार्य करना था वो कर सके, लेकिन आज एक विजनरी डेवलपमेंट के लिए एक शिक्षित प्रतिनिधित्व होना बहुत ज़रूरी है कि जो प्लानिंग कमीशन, स्टेट प्लानिंग कमीशन में यहाँ के प्रोजेक्ट सफलता से रख सके, उस पर चर्चा कर सके। लेकिन 30 साल एक एमएलए रहता है तो कई पर्सनल रिलेशंस 1 to 1 अपने बनते हैं। उस पर्सनल रिलेशंस को चलते मधु श्रीवास्तव को एक विश्वास है कि मैं फिर से यहाँ जीत पाऊँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो समस्या आज निर्मित हुई है वो महंगाई की है, उसको कोई एक इंडिपेंडेंट नहीं सॉल्व सकता। उसको सॉल्व करना है तो पार्टी का जीता हुआ नुमाइंदा ही सॉल्व कर सकता है। आज गुजरात में जिस तरह से लहर चल रही है वो बता रही है, और कांग्रेस का जो दावा है कि हम 125 सीट लाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस 125 सीट लाएगी, सत्ता परिवर्तन होगा, सरकार जो बनेगी वो गरीब मध्यम वर्ग की हित के रक्षा करने वाली सरकार बनेगी। अपक्ष लड़े, अपक्ष जितने भी लड़ेंगे, क्योंकि लोकशाही है, इसमें संवैधानिक अधिकार हर मतदारों को लड़ने का है, और लोकशाही में ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव लड़े, अपना मानते हुए लोगों के पास रखे, तब लोगों को समझता है कि भाई हमको किसको वोट करना चाहिए। धर्मेंद्र सिंह वाघेला भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, भाजपा के होने के बावजूद निर्दलीय दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं? धर्मेंद्र सिंह वाघेला भी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, जनता के हित की लिए वो काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, शादी ब्याहों में जा रहे हैं, सब हैं। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी आइडियोलॉजी रख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जो आइडियोलॉजी रखेगा उसके खिलाफ वोटिंग होगा, क्योंकि लोगों को बीजेपी को हटाना है, क्योंकि महंगाई से त्रस्त है, और बीजेपी के पास महंगाई को निकालने के लिए ऑल्टरनेट इसलिए नहीं है कि केंद्र से लेकर राज्य तक वो लोग प्लानिंग में, फिनेंशियल प्लानिंग में फेल हो चुके हैं। आज
उनका वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारामन, वो अगर ऐसा हास्यास्पद निवेदन दे रही है कि रुपया गिर नहीं रहा, डॉलर बढ़ रहा है, तो ये एक फूल्स पैराडाइज में जीने वाली बात है और भारत की जनता ये सब समझ रही है। तो बात इसमें धर्मेंद्र सिंह वाघेला के कंट्रोल की नहीं है, ये बात है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की। और जब चुनाव होता है तो लोग जानते हैं कि हमारी समस्या को अगर वाचा नहीं मिली तो हम किसके पास जाएं, तो उसी के पास जाएंगे कि जिनकी पार्टी के पीछे एक ऐतिहासिक ताकत हो, काम करके बताए हुई ताकत हो, तो वो कांग्रेस है। अब भाजपा को अल्टरनेट कांग्रेस है। लेकिन आप कब तक वो 70 सालों का शासन याद करते रहेंगे? क्योंकि 5 साल में कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है। जब विधानसभा के चुनाव आते हैं, जब भी कोई चुनाव आता है, तब कांग्रेस पार्टी के नेता अचानक दिखने लग जाते हैं। या एजिटेशन होते हैं, छोटे बड़े एजिटेशन होते हैं, वो इतने मजबूत नहीं होते हैं जो सत्ता पक्ष को असर कर सके, और इसलिए कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं किया जा रहा। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी नहीं दिख रही, कांग्रेस पार्टी के नेता ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं है। हम आंदोलन करते हैं, हम उस आंदोलन को लॉजिकल एंड की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धाक धमकी, शाम दाम दंड भेदभाव की नीति से हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लीगल डिपार्टमेंट हो। तो हमारे आंदोलन को कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलता है। उनमें रहे भ्रष्ट लोगों को वो लोग निकालते नहीं हैं, वो लोग मॉरल्स ग्राउंड पर रिज़ाइन नहीं करते। बीजेपी उनमें रहे भ्रष्ट लोगों को प्रोटेक्ट करती है। येदियुरप्पा सबसे बड़ा एक उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया है कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर कांग्रेस को बदनाम करके तो आ गए, लेकिन हम भ्रष्टाचार के बाप हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार के बाप है और वो लोग निर्लजता से भ्रष्टाचार को देश में प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस के एमएलए को खरीद के ये किया, जिस तरह से उन्होंने गोवा में कांग्रेस के एमएलए को खरीद के उन्होंने सत्ता बनाई, तो ये असंवैधानिक रूप से लोकशाही के रचना और लोकशाही की फ्यूचर के खिलाफ जा रहे हैं। वो अंग्रेज़ों का फॉलो कर रहे हैं, नीति फॉलो कर रहे हैं, और इसलिए ये लड़ाई हमारी लंबी है। ये लड़ाई पे हमें न्याय लेट मिलेगा, लेकिन जनता अभी जागरूक हो रही है, जनता अभी समझ रही है, और मुझे विश्वास है कि ये विधानसभा का चुनाव बीजेपी के लिए बैटल ऑफ वाटरलू होगा। जनता जागरूक जरूर हो रही है, कांग्रेस की विचारधारा भी कई लोगों को प्रेरित करती है, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कांग्रेस को देख के जो वोट करने की बात आती है, तब जनता थोड़ी सी पीछे रह जाती है। आपको लगता है राष्ट्रीय कांग्रेस है वो गुजरात में ध्यान नहीं देती है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र तक लाकर भारत जोड़ो यात्रा को लौटा दिया गया? क्या आपको लगता है राहुल गांधी अगर यहाँ आते तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता विधानसभा चुनाव पर? ये सवाल मैं हर कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछ रही हूँ। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कांग्रेस अगर गुजरात में मार खा रही है तो गुटबाजी की वजह से मार, और ये गुटबाजी को कंट्रोल करना केंद्र का काम है, हमारी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो आज राहुल गांधी इस गुटबाजी से हट के एक भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, वो पूरा देश को जोड़ना चाहते हैं, तो ये गुटबाजी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है, कांग्रेस ने आज तक चुनाव कुछ हारे तो गुटबाजी के चलते, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गुटबाजी के चलते कांग्रेस को नुकसान हुआ है। लेकिन इस बार जगदीश ठाकुर जी के और रघु शर्मा जी के नेतृत्व में गुटबाजी को कहीं पर प्राधान्य नहीं दिया गया, और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ असंतुष्ट लोगों का बड़ा राफड़ा है। लेकिन इस बार को जो गुजरात का चुनावी नतीजा, क्या इसका फायदा तीसरी पार्टी को मिलने वाला है? क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत जोरों शोरों से दावा कर रही है कि हम गुजरात पे सरकार बनाने जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी तो 5 पार्टी पे सिमट जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी ये लगातार बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट मिलने वाली है गुजरात में। देखो, आम आदमी पार्टी है, उनके पास ग्रास रूट के वर्कर नहीं है, वो अपना जमा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी परसेप्शन का वॉर खेल रही है थ्रू सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से वो अपना प्रचार प्रसार करके परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि मैं ही ऑनेस्ट हूँ, मैं ही आपको सब कुछ कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। पंजाब में उनको जो नतीजा मिला, दिल्ली में मिला, उसमें उन्होंने काम किया है, लेकिन उसमें भी काफ़ी अपवाद हैं।
कई कोर्ट केसेस चल रही हैं जहां उनकी जो चाहे लिकर पॉलिसी की नीति हो, उनके रेवेन्यू की नीति हो, उसमें वो लोग सफल नहीं हो पाए। तो शिक्षा के फील्ड में उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन जब तक गुजरात की बात है वो ही इज़ फाइटिंग अ वॉर ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। लेकिन जब तक ज़मीन पे फुट सोल्जर्स नहीं हैं, आप चुनाव कभी नहीं जीत सकते। आम आदमी पार्टी हौवा तो जरूर बना रही है, लेकिन ये हौवा वोटों में कितना तब्दील होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आखिरी सवाल, वाघोडिया विधानसभा की जनता आपको क्यों वोट करेगी? वाघोडिया विधानसभा की जनता मुझे इसलिए वोट करे क्योंकि आज तक उन्हें कोई शिक्षित उनकी समस्याओं को पढ़ के, उनकी समस्याओं को समझ के राज्य सरकार में अपना पक्ष रख के इस विधानसभा के प्रगति के लिए, इस विधानसभा के युवकों के भविष्य को सुधारने के लिए कोई काम कर नहीं पाया, जो मुझे विश्वास है कि मैं कर पाऊंगा। अब थोड़े ही महीनों पहले शंकर पैकेजिंग के 4 यूनिट बंद थे, करीबन 5000 बच्चा 65 दिन भूखा खेतों में पड़ा था। मालिकों ने पुलिस को पैसा देके डंडा मार के इनको भगाने का काम किया। यहाँ के धारासभ्य, यहाँ के जिला पंचायत के सदस्य, यहाँ के तालुका पंचायत सदस्य, इन्होंने कोई कुछ नहीं किया। वो बच्चों को अपने मकान बेचने की नौबत आई। सब 40 साल के अंदर के बच्चे हैं। उनका प्रश्न मैंने उठाया, लेबर कमिश्नर से बात की तो जाना कि मालिकों ने बॉन्डेड लेबर एक्ट का उल्लंघन किया है। जिनको 18,000 की सैलरी थी, उनकी सैलरी कोरोना के बाद 7,000 कर दी गई और उनको मालूम था कि हम सरकार में पैसे दें के हम इसको ख़त्म करेंगे। और सरकार में प्रतिनिधित्व करते हुए वाघोडिया के नेतागण वो भी उनके साथ बैठ गए थे। जब हमने नोटिसें निकाली और हमने जब आंदोलन किया तो 10 दिन में इशू सॉल्व हुआ और 4,500 बच्चे फिर 18,000 की सैलरी में पुनः प्रस्तापित हुए। और मालिकों के साथ मैंने ऐसा उनको टाई अप करके दिया कि हम 1 साल तन मन धन से मेहनत करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ा के बताएंगे, उसके बाद हम सेटलमेंट मांगेंगे। तो कहीं भी लेन देन की बात है। मेरा उद्देश्य वर्करों को भड़का के वाघोडिया के उद्योगपतियों को परेशान करने का नहीं है। मेरा मकसद है कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो उद्योगपति और वर्कर दोनों ने साथ में बैठना चाहिए। कोई यूनियनबाजी की ज़रूरत नहीं। वर्कर के 5 प्रतिनिधि और मालिक साथ में बैठ जाते तो उसका रास्ता आ सकता है। विक्रम पंडित को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जब देखा कि कोई एक सही सत्यजीत गायकवाड़, एक टेक्निकली साउंड आदमी इस मुद्दे को लेके मेरे सामने बैठा है, तो उन्होंने इशू को सॉल्व किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं सत्यजीत सिंह गायकवाड़, और कांग्रेस को और सत्यजीत सिंह गायकवाड़ को इंडिविजुअली कितना पसंद करती है वाघोडिया विधानसभा की जनता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वीएनएम टीवी पर ये कवरेज आपको हमेशा देखते रहना है। वोट करेगा गुजरात, और साथ ही जब तक परिणाम आएंगे तब तक वीएनएम टीवी पर चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि हम आप तक पहुंचाएंगे। वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर आप देखते हैं, देखते रहना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, चैनल को फॉलो कर लेना है अगर नहीं किया है अब तक। फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो जरूर शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी पर आप वीएनएम टीवी को हमेशा देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।